हाय एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और उम्मीद करता हूँ जो आपकी प्रिपरेशन है वो भी सही जा रही होंगी। तो बिल्कुल कुछ ही दिन रह चुके हैं आपकी जेकेबी कांस्टेबल एग्जाम को और बहुत लोगों की डिमांड आ रही थी कि हम मॉक टेस्ट सीरीज को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल मैंने इंग्लिश का मॉक टेस्ट ऑलरेडी अपलोड किया है, काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स आया उसका। भले ही वो ईजी एक लेवल था, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम वी विल इंक्रीज द डिफिकल्टी लेवल। ठीक है, जो उसका नेक्स्ट मॉक टेस्ट आएगा उसमें जो सवाल होंगे वो एडवांस्ड होंगे। सिमिलरली जीके का भी आज हम मॉक टेस्ट ला रहे हैं, मे बी आपको ईजी लगेगा, बट इसका जो सेकंड मॉक टेस्ट आएगा उसमें भी जो सवाल होंगे वो एडवांस लेवल के होंगे। ठीक, दूसरी बात यह है कि जो जीके में आपके 25 आपके मार्क्स हैं और 25 टॉपिक है, तो लॉजिकली एक टॉपिक पे एक सवाल आ सकता है, चांसेस है। ठीक, तो उसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए मैंने ये मॉक टेस्ट को फ्रेम किया है, हर टॉपिक में एक सवाल आया है। ठीक है जी, ये तो दूसरी बात हुई। तीसरी बात है कि ये जो इनकी जो पीडीएफ है, जो जीके का और जो इंग्लिश का मॉक टेस्ट है, इनकी जो पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे उसकी लिंक होगी, तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो पीडीएफ है इंग्लिश की, जो टॉपिक वाइज पीडीएफ है वो भी मैंने ऑलरेडी वहाँ पे शेयर कर दी है। आप जाके टेलीग्राम जो है ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे उन पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसकी भी जो पीडीएफ है उसमें डाल दूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका जो जीके और करंट अफेयर्स का जो आपका पार्ट है, 25 क्वेश्चन है। पहला सेट है इसका, देखते हैं आपका स्कोर क्या बन रहा है। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपका स्कोर क्या बनता है। तो इसमें थोड़ा बहुत मैंने वो टाइमर भी लगा हुआ है, तो आप जाके सोचने का भी आपको टाइम मिलेगा कि इस सवाल का जवाब क्या होगा। ठीक है, तो पहला सवाल क्या है, ऑन विच डेट वाज द क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च्ड। ये आपका जो पहला वो इंपॉर्टेंट डेट्स वाला जो टॉपिक है उससे ये लिया हुआ है। बताइए कब जो है क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च हुई थी, बताइए। 26 Jan 1930। सो इट इज ऑप्शन नंबर बी, 8 August 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च हुई थी by महात्मा गांधी ड्यूरिंग अ स्पीच एट गवालिया टैंक मैदान इन मुंबई ऑन 8 August 1942। काफी इंपॉर्टेंट डेट है, पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू सेल अराउंड द वर्ल्ड, बताइए। क्रिस्टोफर कोलंबस, फर्डिनेंड मैगलिन, वास्को डी गामा, मार्को पोलो। बताइए बताइए क्या जवाब होगा उसका। ये आपका फर्स्ट इन वर्ल्ड का सवाल है। So the right answer will be option number B, Ferdinand Magellan is credited as the first person to lead an expedition that circumnavigated the globe 1519 से 1522। तो ये मैंने फर्स्ट इन वर्ल्ड में पढ़ाया हुआ है, जिन लोगों ने वो टॉपिक नहीं देखा है जाके देख सकते हैं। Who was the first Indian woman to win an Olympic medal? फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन एन ओलंपिक मेडल कौन थे? पीवी सिंधु, करना मालेश्वरी, मैरी कॉम, सानिया नेहवाल। बताइए बताइए क्या होगा इसका। मैं आपको टाइम भी प्रोवाइड कर रहा हूँ इसका। सो इट इज करना मालेश्वरी। शी वन, क्या कौन सा मेडल इसने जीता था? ब्रॉन्ज मेडल। किसमें? वेट लिफ्टिंग में। कहाँ पे? 2000 सिडनी ओलंपिक्स में। मेकिंग हर द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू अचीव दिस फीट। ये फर्स्ट इन इंडिया का जो टॉपिक है उससे ये सवाल लिया जा चुका है, तो वो भी आप देख सकते हैं। ये भी मैंने पढ़ाया हुआ है, फर्स्ट इन इंडिया का जो टॉपिक था। हु इज पॉपुलरली नोन एज अ मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, बताइए। होमी बाबा, विक्रम साराभाई, एपीजे अब्दुल कलाम, सतीश धवन। बताइए। So you are also getting some seconds to think about this question. बताइए। So it will be option number C, APJ Abdul Kalam. He earned this title for his work in developing ballistic missile technology in India. ठीक है, so APJ Abdul Kalam is known as a missile man of India। ये जो popular personalities का वाला जो topic है उससे लिया गया है। Which is India's oldest English language newspaper still in circulation? इंडिया का जो पुराना एक इंग्लिश जो है न्यूज़पेपर जो अभी भी सर्कुलेशन में है, बताइए। टाइम्स ऑफ इंडिया, स्टेट्समैन, मुंबई समाचार, हिंदुस्तान टाइम्स। बताइए। सो इट इज ऑप्शन नंबर ए, टाइम्स ऑफ इंडिया। कब ये एस्टैब्लिश हुआ था? 1838 में। द टाइम्स ऑफ इंडिया इज इंडियाज ओल्डेस्ट इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज़पेपर, जो कि अभी भी सर्कुलेशन में है, अभी भी प्रिंट हो रहा है। ठीक है, ये आपका वो न्यूज़पेपर वाला जो टॉपिक था उसमें से लिया हुआ है। हु रोट द बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया? काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा जा चुका है, बताइए। दादा भाई नेहरू जी, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, रविंद्रनाथ टैगोर। बताइए इसका आंसर क्या होगा। सो इट विल बी ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नेहरू जी। ही हाईलाइटेड द इकोनॉमिक जो एक्सप्लोइटेशन हो रही थी इंडिया की बाय द ब्रिटिश इन हिज बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो किसने लिखी है? दादा भाई नेहरू जी ने। ठीक है,
नेक्स्ट क्या है, वेयर इज ए मीनाक्षी टेम्पल लोकेटेड, मीनाक्षी टेम्पल जो है कहाँ पे लोकेटेड है, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। ये जो आपका फेमस प्लेसेस इन इंडिया जो है उस टॉपिक से लिया हुआ है, बताइए। और ये भी मैंने पढ़ाया हुआ है, जो फेमस प्लेसेस इन इंडिया जो टॉपिक था वो मैंने इससे पढ़ाया हुआ है। सो इट इज तमिलनाडु। सो मीनाक्षी टेम्पल कहाँ पे है, इट इज डेडिकेटेड टू गॉडेस मीनाक्षी। कहाँ पे है, मदुराई तमिलनाडु में, ठीक है जी। विच लैंग्वेज हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पीकर्स इन इंडिया, काफी इजी है, बंगाली, तमिल, हिंदी, तेलुगु, जिसके सबसे ज्यादा स्पीकर्स है इंडिया में, किस लैंग्वेज के, बताइए। सो इट इज ऑप्शन नंबर सी, हिंदू, हिंदी। सो अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया, हिंदी इज द मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज इन द कंट्री, ठीक है, काफी इजी था, इसमें कोई उतना सोचना नहीं था। सो व्हाट इज द करेंसी ऑफ भूटान, बताइए। निखलट्रम, रुपी, डॉलर, येन, बताइए। कैपिटल करेंसी का सवाल है ये, बताइए क्या होगा। सो इट इज ऑप्शन नंबर ए, निखलट्रम। भूटान जो ऑफिशियल करें, आई डोंट नो इट्स प्रोनाउंसिएशन, सो इफ आई एम रॉन्ग सो यू कैन पार्डन मी, विच इज पेग टू बी इंडियन रुपी, ठीक है। कहने का मतलब है आप भूटान की अब कैपिटल क्या है वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। विच कंट्री इज नॉट मेंबर ऑफ सार्क, सार्क का जो मेंबर नहीं है कौन सी कंट्री है, अफगानिस्तान, म्यांमार, नेपाल, मालदीव, बताइए कौन सी कंट्री सार्क की मेंबर नहीं है। सो इट इज, सो इट इज म्यांमार, म्यांमार इज नॉट अ सार्क मेंबर। सार्क मेंबर्स कौन कौन से, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया है, मालदीव्स है, नेपाल है, पाकिस्तान है और श्रीलंका है। तो टोटल 8 कंट्रीज जो है सार्क के मेंबर्स है। सो म्यांमार इज नॉट अ मेंबर। इसी तरह चाइना भी मेंबर नहीं हो सकता, ठीक है, मतलब कि मेंबर नहीं है, वहां पे ये भी आ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ सार्क, ऑप्शन में चाइना भी हो सकता है। सो चाइना इज नॉट द मेंबर ऑफ सार्क, ठीक है। हाउ मेनी परमानेंट मेंबर्स आर देयर इन द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, में कितने परमानेंट मेंबर्स है, 10, 15, 5 और 7, बताइए। 10, 15, 5 और 7। सो इट इज ऑप्शन नंबर सी, 5। जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के वो भी आपको पता होने चाहिए, यूएस, यूके, रशिया, चाइना और फ्रांस। सो दीज आर द 5 परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। देन हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन अ नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, पहला हिंदुस्तानी जिसने लिटरेचर में नोबेल प्राइज जीता था, अमृता सेन, रविंद्रनाथ टैगोर, सीवी रमन, मदर टेरेसा, बताइए। ये अवार्ड्स का सवाल हो सकता है, ठीक है। सो इट इज Rabindranath Tagore. He won the Nobel Prize for Literature in 1913 for his collection of poems गीतांजलि। अब एक गीतांजलि जो कलेक्शन ऑफ पोएम्स है ये भी इंपॉर्टेंट बन जाती है बुक्स एंड ऑथर्स के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। जो देखो ये जो सवाल है ना ये डिफरेंट टॉपिक से कनेक्ट है। पहला एक तो है फर्स्ट इंडिया, मतलब कि जो आपका पहला फर्स्ट इन इंडिया वाला टॉपिक है उससे भी कनेक्ट है। दूसरा क्या है, अवार्ड से भी ये कनेक्ट है, नोबेल प्राइज क्योंकि हमें मेंशन है। तीसरा जो गीतांजलि बुक है ये मैंने बुक्स एंड ऑथर्स में जो मैंने टॉपिक पढ़ाया हो इसमें मैंने ये कवर करी हुई है, तो बुक्स एंड ऑथर्स के पर्सपेक्टिव से भी ये सवाल इंपॉर्टेंट बन जाता है। सो दिस क्वेश्चन इज कनेक्टेड टू 3 टॉपिक्स ऑफ योर जीके। तो इसी तरह से चीज़ों को पढ़ना होता है, चीज़ों को कनेक्ट करना होता है, ठीक है। सो गीतांजलि इज वेरी इंपॉर्टेंट बुक रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर, जिसके लिए इसको नोबेल प्राइज मिला था। हु इज नोन एज द गॉड ऑफ क्रिकेट, बताइए। गॉड ऑफ क्रिकेट किसको जाना जाता है, एम एस धोनी, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, बताइए। बताइए क्या होगा इसका। सो इट इज ऑप्शन नंबर सी, सचिन तेंदुलकर। He earned this title due to his exceptional cricket career and records. So Sachin Tendulkar is known as the god of cricket. नेक्स्ट क्या है, फंडामेंटल राइट्स और एंशाइन इन विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में है। अब यहाँ पे जितने भी पार्ट्स हैं तो इंपॉर्टेंट पार्ट्स है वो आपका पता होना चाहिए, बताइए। पार्ट 2, थर्ड, फोर्थ और सिक्स्थ। सो इट इज बेसिकली इन पार्ट 3। पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स है, कहाँ से कहाँ तक, आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक। अब आप मुझे ये बताएंगे पार्ट पार्ट फोर्थ में क्या आता है और पार्ट 4A में क्या आता है, वो भी दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मैं यही भी बता देता हूँ, पार्ट 4 में आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आता है और पार्ट 4A में
आपको जो फंडामेंटल ड्यूटी थे वो आते। तो ये तीनों जो इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल ड्यूटीज, ये किन पार्ट्स में आते इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो विच इंडियन स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, किस इंडियन स्टेट की लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है। ठीक है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, बताइए बताइए क्या होगा इसका। सो इट इज गुजरात। सबसे ज्यादा जो कोस्ट लाइन है वो गुजरात की है अमंग इंडियन स्टेट्स, कितना, 1600 किलोमीटर, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज द ग्रीन रेवोल्यूशन एसोसिएटेड विद, ग्रीन रेवोल्यूशन किससे एसोसिएटेड है, डिफॉरेस्टेशन से, इंडस्ट्रियलाइजेशन से, इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से, या एफॉरेस्टेशन से, बताइए बताइए इसका क्या आंसर होगा। सो इट इज ऑप्शन नंबर सी, it is option number C, increase in agricultural production. The green revolution refers to the period of increasing agricultural productivity in India during the 1960s, primarily due to the use of high yielding variety seeds, irrigation and fertilizer. ठीक है, so green revolution is associated with agricultural production. नेक्स्ट क्या है, विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन इंडिया, कौन सी जो है इंडिया के कौन से स्टेट है जो सबसे ज्यादा राइस को प्रोड्यूस करते हैं, वेस्ट बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, बताइए। So it is option number A, West Bengal. So West Bengal is the largest producer of rice in India due to its favorable climate and fertile soil. So the right answer is West Bengal. नेक्स्ट क्या है, विच इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी आपको पता होना चाहिए, हर किसी को पता है, वुलर लेक, चिल्का लेक, वेमिनार लेक, पुलिकट लेक। ठीक है, तो लेक से रिवर्स वाला टॉपिक आपके वहाँ है। तो इसका मतलब ये भी है कि आपको जितने भी 4 लेक है ये आपको पता होना चाहिए किस स्टेट में है। ठीक है, तो वुलर लेक जो है इट इज़ लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर, आपको पता ही है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इंडिया में है। ठीक है, विच इंडियन रिसीव द 2023 रमन मैगसाई अवार्ड, बताइए किस इंडियन ने रमन मैगसाई अवार्ड रिसीव किया था 2023 में। अरुंधति रॉय, रवि कन्नन, दया कृष्णा या नन्ना दयाबू, बताइए। ये बेसिकली आपका करंट अफेयर का पार्ट है, एज यू नो डैट जी केसेस भी कुछ भी पूछ सकती हैं, 2024 का भी और 2023 का भी। सो रवि कन्नन ये क्या है, ऑन्कोलॉजिस्ट है, इसने 2023 का रमन मैगसाई अवार्ड जीता था फॉर हिज वर्क इन प्रोवाइडिंग कम्प्रहेंसिव कैंसर केयर टू अंडरसर्व्ड पॉपुलेशन इन आसाम। ठीक है, तो कैंसर जो है के लिए इसने ये अवार्ड जीता था। अब यहाँ पे थोड़ा बहुत मैं ऐड ऑन करता हूँ कि जो करंट इवेंट है ये एक टॉपिक है, आपके 25 टॉपिक हैं, तो लॉजिकली इसमें एक क्वेश्चन आना चाहिए। ठीक है, तो मैक्सिमम 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक, तो कहने का मतलब है लाइक यू हैव टू रीड 2023 का भी आपको पढ़ना है, 2024 का भी आपको पढ़ना है। तो मेरी ये एक ओपिनियन रहेगी कि यू कैन स्किप दिस पार्ट, मतलब आप इस पार्ट को स्किप भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है ये पार्ट आपको कवर करने की, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको एफर्ट ज़्यादा लगाने हैं, एनर्जी आपको ज़्यादा लगाने हैं, बट आउटपुट आपको उतना ज़्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको अपनी एनर्जी एफर्ट्स उन सब्जेक्ट्स में ज़्यादा डालने जहाँ पे आउटकम बिल्कुल 100%, जैसा कि आपका मैथ का है, रीजनिंग का है, इंग्लिश का है, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स है, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स है जहाँ पे आपको जितना आप एफर्ट्स लगाएंगे उतना आपको आउटकम मिलेगा, 100% आउटकम मिलेगा। बट करंट अफेयर में जो है उतना आउटकम आपको देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि अनप्रेडिक्टेबल चीज़ें हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप जो पढ़ेंगे करंट इवेंट में वही आएगा, तो इसमें मैक्सिमम 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं आएंगे। सो यू कैन स्किप दिस पार्ट। आप जिन्होंने पढ़ा है ठीक है, नहीं पढ़ा है तो कोई उतना ज़रूरी था नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, स्टैट्यूटरी बॉडी है या वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, बताइए बताइए कौन सी बॉडी है ये। सो इट इज ऑप्शन नंबर ए, जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये एक ऑटोनॉमस है, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग इलेक्शन प्रोसेस इन इंडिया, जब भी इलेक्शन होती है उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। किस आर्टिकल के अंडर एस्टैब्लिश है, आर्टिकल 324, ये भी आर्टिकल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये बॉडी जो है ये क्या बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, किस आर्टिकल के तहत ये बनाई गई है, आर्टिकल 324, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या है, इंडिया फॉलोज विच सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, कौन से सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इंडिया में है, प्रेसिडेंशियल है, फेडरल पार्लियामेंट्री है, मोनार्कियल है या यूनिटरी पार्लियामेंट, बताइए। पार्लियामेंट तो है ये, तो ये वाला जो है एलिमिनेट हो जाएगा। तो बताइए आपको, फेडरल भी है तो दैट मीन्स दिस वन इज आल्सो एलिमिनेटेड, सो फेडरल पार्लियामेंट्री
फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंडिया में है। इंडिया फॉलोज अ फेडरल स्ट्रक्चर विद पार्लियामेंट सिस्टम वेयर पावर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। फेडरल का मतलब होता है जो पावर्स होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं सेंटर और स्टेट के दरमियान, ठीक, और पार्लियामेंट तो है ही। विच स्कीम एम्स टू प्रोवाइड टैप वाटर कनेक्शन टू एवरी रूरल हाउस होल्ड इन इंडिया। कौन सी स्कीम का ये मकसद है कि हम जो वाटर कनेक्शन है हर गांव में जो है इसको पहुंचाए, बताइए। जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत अभियान, नमामि गंगे, पीएम किसान। अब मैं आपको बोलता हूँ ये सवाल क्यों इंपॉर्टेंट है। देखो, जल जीवन मिशन, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जल जीवन मिशन, जो कब लॉन्च हुई थी 2019 में। द जल जीवन मिशन एम्स टू प्रोवाइड फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन इन रूरल एरियाज बाई 2024, इसीलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपके करंट पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है और जो आपका स्कीम्स वाला जो टॉपिक है उस पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि ये लॉन्च भले ही 2019 में हुई थी, लेकिन इसका जो टारगेट था कि 2024 तक हम जितने भी रूरल हाउस होल्ड है उन तक हम टैप कनेक्शन पहुंचाएं, ठीक है। तो डेडलाइन इसकी क्या थी, 2024 थी, आज 2024 है, तो ये इस जो है पर्सपेक्टिव से ये सवाल इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है, इंडिया इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, टी, कॉफी, व्हीट, आयरन, बताइए। इंडिया जो है किसका ज्यादा एक्सपोर्टर है। सो इट विल बी ऑप्शन नंबर ए, टी। सो इंडिया is one of the largest exporters of tea in the world with Assam and Darjeeling bees globally renowned, ठीक है। तो किसका ज्यादा एक्सपोर्ट करता है इंडिया, टी, और इट इज ऑल्सो वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है टी का ही, ठीक है। हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन द भारत रत्न फॉर कंट्रीब्यूशन टू साइंस, पहला इंडियन जिसने भारत रत्न जीता था टू कंट्रीब्यूट टू साइंस, ठीक है। सीवी रमन, एपीजे अब्दुल कलाम, होमी बाबा, सत्येंद्र नाथ बोस, बताइए। बताइए इसका आंसर क्या होगा। सो इट विल ऑप्शन नंबर ए, सीवी रमन। सो सीवी रमन जो एक फिजिस्ट था, मतलब फिजिक्स के लिए वो जाना जाता था फॉर डिस्कवरिंग द रमन इफेक्ट, एंड ही वाज अवार्डेड द भारत रत्न इन 1954। सो फर्स्ट इंडियन टू विन द भारत रत्न वाज सीवी रमन फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू साइंस एंड फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू फिजिक्स। वाज द फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, बताइए कौन सा पहला जो है जिसने राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जीता था। पीटी उषा, अभिनव बिंद्रा, विश्वनाथन आनंद, सचिन तेंदुलकर, बताइए। सो इट वाज विश्वनाथन आनंद, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा जा चुका है। विश्वनाथन आनंद वो कौन था, चेस ग्रैंड मास्टर था। ही रिसीव द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इन 1991 1992। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये सवाल भी, ठीक है। सो डेट वाज द एंड ऑफ स्लाइड। जो भी आपका स्कोर बन रहा है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कितना आपका स्कोर बन रहा है। हालांकि ये उतना टफ नहीं था, इजी पेपर था, कोई इतनी इसमें डिफिकल्टी थी नहीं। सो यू शुड स्कोर गुड इन दिस वेरी मॉक टेस्ट एंड वी विल कंटिन्यू दिस मॉक टेस्ट इन द अपकमिंग डेज। इसके साथ साथ जो मैथ वाला जो बैच है उसको भी हम कंटिन्यू रखेंगे। तो हर दिन हम 2 वीडियोस लाएंगे, एक आपका मॉक टेस्ट रहेगा, दूसरा आपका जो मैथ वाला जो पोर्शन है वो भी हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सो आई होप वीडियो आपको पसंद आ चुका होगा एंड डोंट फॉरगेट टू share it with those friends who are also preparing for the same exam. And if you have not joined the Telegram channel yet, you can join. I will mention the link in the description box and I will share these PDFs in that very channel. Thank you so much.